नमस्कार नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 12 I have delivered 3 lectures specifically just to build your foundation for further processing decisions. हम बेटे F5 कर रहे हैं, भूल ना जाना। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात को ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। लेक्चर 11, लेक्चर 11A, लेक्चर 11B मैंने आपकी फाउंडेशन के लिए बनाया। बेटे मैं चाहता हूं तो डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर देता, पर जब तक आपका लॉजिक आपको क्लियर नहीं होगा, हाउ यू कैन एबल टू डू दैट? So today I will be giving you something about lecture number 12, and we will be discussing from Kaplan all those methods, with help of which I can bifurcate, I can allocate, I can apportion, I can divide my joint cost. ऐसे कौन से तरीके, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से मैं अपनी जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर सकता हूं। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। नो डाउट अभी हमें डिसीजन लेना है कि वेदर वी शुड सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और वेदर वी शुड सेल एट फर्दर प्रोसेसिंग, बट द पॉइंट इज यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. देन ओनली यू कैन कंपेयर दीज प्रॉफिट्स, देन ओनली यू कैन कंपेयर द रेलेवेंट कैश फ्लोज ऑफ 2 पॉइंट्स. तो अभी का आज का लेक्चर भी इसी के ऊपर आधारित है, आपके बेसिक लॉजिक्स के ऊपर. लेक्चर नंबर 13 ऑनवर्ड्स मैं प्रॉपरली डिसीजन पे आ जाऊंगा, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर हो चुकी होगी. आप रजिस्टर ओपन कर लें और बेटे आज का कैलकुलेटर आपके पास रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आज मैं कैप्लॉन से, बीबीबी से आप ही के लिए क्वेश्चंस करने वाला हूं, तो प्लीज आप रजिस्टर ओपन करें, लिखें लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 8 रेलेवेंट कॉस्टिंग फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस. वी आर डूइंग दैट एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. हमने ऑलरेडी लेक्चर 11 कवर कर दिया फर्दर प्रोसेसिंग के ऊपर. फिर मैंने लेक्चर 11A F2 वाला, फिर लेक्चर 11B F2 वाला, वहां से कॉपी पेस्ट मारा और आपको लॉजिक्स बताए ऐसे 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 ऐसे. आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मेन बेसिक लॉजिक्स इन रिगार्ड टू जॉइंट कॉस्ट. What are the methods? What is free separation cost? What is common cost? How we can bifurcate that? So lecture number 11, lecture number 11A, lecture number 11B, lecture number 12. मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं ही अमेरिका, मैं ही लंदन, मैं ही सब कुछ, आज आपके सामने F5 फुल एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को डिलीवर करने वाला हूं. आइए मेहरबान कदरदान, मैं सीधा आपके सामने कैप्लॉन में लेके जा रहा हूं. इलस्ट्रेशन नंबर 1 को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे. मैं उन दोनों क्वेश्चंस को आपको कराने वाला हूं. आप प्लीज अपने सामने कैप्लॉन को रख लीजिएगा. आइए सर, आइए, बिल्कुल हम चल पड़े बेटे. ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन को ध्यान से हमने पढ़ना है. काफी बड़े क्वेश्चंस जो सेक्शन सी में आते हैं, आप पढ़ के देखकर ही घबरा जाते हो. डरना नहीं है, रीड इट प्रॉपरली. सारे कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स आपको पता है. जैसे मैं यहां पे कहता हूं, लिखा हुआ है प्रोडक्ट ए एंड बी आर टू जॉइंट प्रोडक्ट्स. because we know that products can be by products and joint products, but we have to take a decision in regard to joint product, क्योंकि हम मानते हैं बाय प्रोडक्ट तो वहीं पे बेच देंगे. they have very small sales value. Because joint products have a different sales value, they have a major sales value, so we are focusing on sales value. तो हम joint products की बातें कर रहे हैं. वो कहते हैं कि 2 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. प्रोडक्ट ए के जो किलोग्राम्स बने 100 किलोग्राम्स बने और प्रोडक्ट बी के 200 किलोग्राम्स. एक प्रोसेसिंग हो रही थी, उसमें 2 प्रोडक्ट्स बने, 100 किलोग्राम ए के बने, 200 किलोग्राम बी के बने. ठीक है सर, बने इतने. कई बार ऐसा भी होता है कि हम बेचते कम है. 80 वी हैव सोल्ड, इट मीन्स 20 अभी तक हमारे स्टॉक में है, 150 हमने बेच दिए. इट मीन्स वी हैव 50 इन माय क्लोजिंग स्टॉक. मैंने कहा जी क्वेश्चन को प्यार से, आराम से, ध्यान से पढ़ना है. सेलिंग प्राइस आई एम गिवन विथ कि प्रोडक्ट ए को हम $5 पर यूनिट में बेच सकते हैं और प्रोडक्ट बी को $2 में बेच सकते हैं.
अच्छा, जब हम ए को और बी को प्रोड्यूस कर रहे थे जॉइंटली इकट्ठा, तो जॉइंट कॉस्ट कितनी इनकर हुई? $750। $750 की जॉइंट कॉस्ट आपके लिए हुई है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि इलस्ट्रेशन है तो उन्होंने आंसर भी दे दिया, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आंसर नहीं पता। वी विल बी अपोर्शनिंग द जॉइंट कॉस्ट एंड वी विल बी कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट्स, and if the joint cost is apportioned as per market value, if the joint cost is apportioned as per production units, if the joint cost is apportioned as per net realizable value, मैं ये मान कर चल रहा हूं कि अगर joint cost को इन 3 तरीकों से which we have discussed in lecture 11A, lecture 11B एंड लेक्चर 11 में जो इंट्रो मैंने बताया था, अगर आप वही मेथड्स की बात, आई हैव कवर्ड 5 मेथड्स, बट आउट ऑफ दैट मैं वो 3 को ले रहा हूं क्योंकि वो प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है प्रोडक्ट ए की भी, प्रोडक्ट बी की भी। इट मींस यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर 3 स्टेटमेंट्स। आपको 3 स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी विच शोज द रिजल्ट्स, ट्रेडिंग रिजल्ट्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। इफ आई अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट, सेल्स वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। If I apportion the joint cost at production unit basis, if I apportion the joint cost on the basis of market value at split off point, and if I apportion the joint cost as per net realizable value, लाख कागज कलम दवात ला, लिख दूं मैं अपना नाम तेरे नाम के साथ। आप सभी क्या मेरे साथ तैयार हैं? बेटे आइए, महाभारत की तैयारी है, कर दें एक बार तैयारी और खींच लें गाड़ी को, आगे चलें। तो ये आपके सामने है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले बेटर ये रहता है कि आप उसको पढ़ना सीखें, उसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करें, क्योंकि वर्किंग नोट बनाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। मैंने बड़ी मेहनत की है दोस्त, सच सच बता रहा हूँ। मैंने बाकी टीचर्स जैसे खाली अंडरलाइन करके वहीं थोड़ा मोटा लिख कर नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हों। और आइए, मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया जैसा मैंने डिस्कस किया लेक्चर 11A में, लेक्चर 11B में, कि देयर इज ए जॉइंट कॉस्ट, प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, प्रोसेसिंग हो रही है तो 2 प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अच्छा, प्रोडक्ट ए के 100 केजीज बने, 80 बिके। प्रोडक्ट बी के 200 किलोग्राम प्रोड्यूस हुए, 150 बिके। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज $5 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी इज $2। 1 यूनिट 1 किलोग्राम, उसको हम 5 यूनिट डॉलर्स में बेच सकते हैं और उसको 2 में बेच सकते हैं। आपको सभी इंफॉर्मेशन गिवन है, मैंने उसका पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर दिया। जॉइंट कॉस्ट $750 है। अब इसी जॉइंट कॉस्ट को हमने ए में, बी में एज पर फिजिकल यूनिट्स, एज पर सेल्स वैल्यू, एज पर नेट रिलायजेबल वैल्यू के बेसिस पे अपोर्शन करना है। आपको इन सब के लॉजिक्स पता है, मैं जस्ट इसलिए करा रहा हूं कि आपको लगे कि हाँ, हमने F5 कैप्लॉन से कंसेप्ट कवर कर लिए। बिकॉज 11A 11B मैंने F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ACC के बताए थे, तो मैंने क्या लिखा? नाउ फ्रेंड्स, जॉइंट कॉस्ट इज टू बी अपोर्शन। आप सब लिख रहे हैं बेटे, यही डिफरेंस है बाकी सभी लेक्चर्स में और मेरे लेक्चर्स में, आप लिख रहे हैं। नाउ जॉइंट कॉस्ट इज टू बी अपोर्शन एज पर प्रोडक्शन यूनिट्स, as per market value at split off point, as per net realizable value। 3 मेथड्स के बेसिस में हम अपनी जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ए में कितना प्रॉफिट आ रहा है, प्रोडक्ट बी में कितना प्रॉफिट आ रहा है, एंड यू नो दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर अ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो आप सभी कमर सीधी कर चुके हैं, मोबाइल फोन म्यूट कर चुके हैं और हेडिंग लिख रहे हैं, कैलकुलेटर आपके सामने है, इरादे आपके बुलंद हैं, कैप्लॉन की हार्ड कॉपी आपके पास है, और ऊपर लिख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इफ जॉइंट कॉस्ट इज अपोर्शन एज पर प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स के बेसिस पे अपोर्शन करें, प्रोडक्शन कितने यूनिट्स हुए? 100 केजीज ए के प्रोड्यूस हुए, 200 केजीज बी के प्रोड्यूस हुए, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट तो 100 और 200 में लगी होगी। हाँ, बिके कम बेटे, लेकिन जॉइंट कॉस्ट इज ऑलवेज इनकर्ड फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सो आई एम नॉट कंसर्न्ड हियर विद नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, आई एम कंसर्न्ड हियर दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड for product number A and for product number B,
and I know that 100 units are being produced for product number A and 200 units are being produced for product number B. तो ऊपर लिखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रोडक्ट नंबर ए, प्रोडक्ट नंबर सी, सेल्स. अब आप में से कुछ बच्चे नहीं भी लिख रहे क्योंकि इलस्ट्रेशन में आंसर दिया, वो बेवकूफ है, उनको दोबारा से पास फीस पे करनी है बेटा, एग्जामिनेशन फीस. क्योंकि आपको लगता है आपको आ गया, लेकिन आपको आया नहीं है बेटे जब तक आप खुद नहीं करेंगे. अब सवाल ये बताइए $400 कैसे आया? देखिए जी, मैंने सब कुछ वैसे यहाँ लिखा था. ये आपने 80 किलोग्राम सेल किए, 5 किलोग्राम के बेसिस पे बेचे. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड सेल्स इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. सो 80 kilograms into 5, that comes to 400 kilograms. $400 is the sales value, and 150 kilograms at the rate of 2. बनाए 200 हैं, बेचे 150 हैं. जॉइंट कॉस्ट बनाने पे होती है, बेचे तो 150 हैं, तो 150 इंटू 2 बेटे 300 लेस जॉइंट कॉस्ट. अब सवाल ये आता है, यहीं पे डिफरेंस आएगा. नाउ द सेल्स वैल्यू, वेदर यू प्रिपेयर एज पर, वेदर यू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट एज पर प्रोडक्शन यूनिट्स, वेदर यू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट एज पर सेल्स वैल्यू, वेदर यू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट एज पर नेट वैल्यू, सेल्स सेम ही रहने वाली है, सेल्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो लेस जॉइंट कॉस्ट. अब बेटे जॉइंट कॉस्ट क्या है? जब हमने बेचे ही 80 यूनिट है तो 80 यूनिट्स बेचे तो 80 की कॉस्ट आनी चाहिए, वो अभी हम देख लेंगे. पहले आप ये बताइए टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? मैंने कहा जी टोटल जॉइंट कॉस्ट है, टोटल जॉइंट कॉस्ट है, टोटल जॉइंट कॉस्ट है, टोटल जॉइंट कॉस्ट है, टोटल जॉइंट कॉस्ट है $750. ये रहा. और टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस कितने? ए के और बी के 300 यूनिट्स, 300 किलोग्राम. तो मैंने क्या किया, 750 को 300 से भाग कर दिया और मैंने उसके बाद आंसर निकाल लिया $2.50. $2.50 आपके सामने आ गया. अब बेटे 80 यूनिट्स बनाए हैं, 20 क्लोजिंग स्टॉक में, तो देखिए 20 का मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग से निकाल के रख दूंगा. बट जब आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे, बिकॉज सेल्स 80 यूनिट्स की है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स शुड बी 8 फॉर 80 यूनिट्स. तो बड़ी सिंपल सी बात है यार. तो आप ये बताइए 8 इंटू दिस, ये आ गया जी आपके पास $200 का प्रॉफिट. मत लिखो, मत करो, इलस्ट्रेशन सॉल्व है. आप ऐसा मन में सोचो, एक बार और दे देना फीस, मुझे क्या बेटे, मैं तो कराऊंगा, मैं तो बताऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, आपको लॉजिकली सब समझा दूंगा. तो $200 का प्रॉफिट आ गया ए के केस में, और सिमिलरली $75 का प्रॉफिट आ गया बी के केस में. यहां पर मैंने जॉइंट कॉस्ट को, इफ आई हैव अ पोर्शन जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स आउटपुट मेथड. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. तो यहां पर मैंने आपके लिए लिखा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 20 यूनिट्स 2.5 दिस. आइए जी आगे आ जाइए. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. if products are being sold and the joint cost is apportioned on the basis of sales value. ठीक है जी, बहुत सिंपल है. सेल्स तो अभी भी सेम आएगी जी, $400 $300. मैं तो कहता हूं आप कोई किसी भी मेथड से जॉइंट कॉस्ट करो, सेल्स में क्या डिफरेंस आना है? डिफरेंस तो जॉइंट कॉस्ट की अपॉर्शनमेंट में आना है. 80 यूनिट्स मैंने आज भी बेचे, $5 के बेचे, तो $400 का सेल्स वैल्यू प्रोडक्ट ए में आ गया एंड $300 का बी में आ गया. नहीं विश्वास है तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो यार. आप क्या, ये तो बात है ना, आपने हार्ड कॉपी तक नहीं अभी तक निकलवाई. और मैं क्या बोलूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता बेटे. आप सब कहां पे हो? अपना भला बुरा खुद नहीं सोच रहे यार. कमर सीधी करके बैठो. क्या यार, पढ़ो क्वेश्चन को. इलस्ट्रेशन है. एक बच्चा कहता मैं नहीं करूंगा, मत कर भाई, कोई टेंशन ही नहीं है, जो करना चाहते हो करें. यहां पर मैंने प्रोडक्शन मेथड्स के बेसिस पे आपके लिए आंसर कैलकुलेट कर दिया है. बट मेरा मेथड ज़्यादा इजी है, आपको ज़्यादा समझ आएगा अगर आप वैसे करेंगे तो. अब मैं दूसरा स्टेटमेंट करने जा रहा हूं जहां पर मैं सेल्स वैल्यू के बेसिस में आपको जॉइंट कॉस्ट की अपॉर्शनमेंट करूंगा. आई विल डिवाइड joint cost on the basis of
सेल्स वैल्यू $750 की जो जॉइंट कॉस्ट है, मैं सेल्स वैल्यू निकाल लूंगा कि भाई सेल्स वैल्यू कितनी थी उनकी। आइए अब सवाल ये आता है कि सेल्स वैल्यू किसके ऊपर, जॉइंट कॉस्ट और टोटल के ऊपर हुई है। तो सेल्स वैल्यू हम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पे निकालेंगे या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे निकालेंगे, लॉजिकली बताइए, रटना कुछ है ही नहीं बेटे। वो $750 की जो जॉइंट कॉस्ट है वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से रिलेट करती है या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस सेल से रिलेट करती है। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो आपने जॉइंट कॉस्ट इनकर की है दैट इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। जो जॉइंट कॉस्ट की है, सॉरी, दैट इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। भाई जॉइंट कॉस्ट को थोड़ी पता था कि 100 बनाएंगे 80 बिकेंगे। जॉइंट कॉस्ट तो 100 यूनिट्स के लिए हुई और जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे 200 किलोग्राम्स के लिए हुई बी के लिए। तो जो जॉइंट कॉस्ट है, अगर मैं सेल्स वैल्यू लेता हूँ तो सेल्स वैल्यू में दूंगा, आई विल बी कैलकुलेटिंग सेल्स वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 100 यूनिट्स। 100 केजीज, $5 का एक रेट है तो $500। बेटे मैंने बड़ी मेहनत की है, सच कह रहा हूँ यार। आइए एक बार लिखें, आइए बेटे, आइए ना, आइए दोस्त, सच में कह रहा हूँ दोस्त, आपको अच्छा लगेगा। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको अच्छा लगने वाला है। मैंने लिखा ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रोडक्ट नंबर ए, प्रोडक्ट नंबर बी, सेल्स $400। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आई अभी पहले देख लेते हैं। पहले नीचे देखो जी, आपने सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कैसे किया। भाई $750 हुए तो 100 और 200 किलोग्राम के लिए ना। ये बताओ ना, यहाँ पर ये जो 750 हुए ये 100 के लिए हुए और 200 के लिए हुए। ये 100 के लिए हुए और 200 के लिए हुए। हाँ 80 सेल किए, बट अगर मैं मार्केट वैल्यू 100 के बेसिस में मुझे कैलकुलेट करनी चाहिए और मार्केट वैल्यू 200 के बेसिस में कैलकुलेट करनी चाहिए, एंड आई शुड अपोर्शन दैट जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू एज पर दिस। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। आइए जी, आइए आइए आइए, मेहरबान 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 कदरदान, आइए आइए बेटे। अब आपको समझ आ गया $500 कैसे आया और $400 कैसे आया। अच्छा ऊपर देखो, मैं जब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं 500 और 400 नहीं लिख रहा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। बट अगर आप मार्केट वैल्यू के बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको अब ये देखना है कि कितने टोटल यूनिट्स बनाए थे, क्योंकि हम उसकी मार्केट वैल्यू करेंगे, क्योंकि वो कॉस्ट टोटल के लिए है ना कि 80 के लिए। आई थिंक अब आपको समझ आ चुका है। तो 750 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5:500:900, दैट इज 5:9। तो 5/9 इंटू 750, 4/9 इंटू 750, ये आपके सामने आ गया $416 और वहां पर आ गया $332। ये है जी $416 और ये है जी $332। थोड़ा सा राउंड ऑफ कर सकते हैं, उन्होंने कैप्लन ने बीबीबी ने राउंड ऑफ कर दिया है, आप उसकी टेंशन मत लो। देखो जहां ध्यान देना वहां तो ध्यान देते नहीं है ना। अब आप सोच रहे होगे वहां पे कुछ और है, बेटे डेसिमल से मैंने राउंड ऑफ कर दिया। आप पहले मेरी बात को सुने, आपको ये लॉजिकली पता चल गया कि व्हेन आई कैलकुलेट जॉइंट कॉस्ट, अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, देन दैट मार्केट वैल्यू इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, बिकॉज दैट जॉइंट कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड फॉर प्रोड्यूस्ड। But profitability statement we always prepare as per the number of units sold. 11th क्लास में बताया था, ठीक है जी। तो अब आप चेक करिए, ये जो 416 है डॉलर्स है ना, $416 ये आया शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट इन प्रोडक्ट ए। बट प्रोडक्ट ए सारा बिका ही नहीं भाई। ये कॉस्ट तो 100 केजीज के लिए है। अगर 100 केजीज पूरा बिक गया होता तो मैं इतनी कॉस्ट ही डेबिट करके काम चैप्टर क्लोज करता, बट सारा तो बिका ही नहीं। 80 बिक गया, 20 अभी रहता है। इट मीन्स 416.66 आई कैन नॉट डेबिट टोटली इन माई प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो मैं क्या करूंगा, ये चेक करूंगा कि उस 416 में से 80% कितना है, वो मैंने निकाल दिया क्योंकि वही बिका है। तो बेटा वो मैंने यहाँ पे लिखा है 333.32। विश्वास नहीं है तो करके देख लो भाई साहब, कैप्लन ने ऐसे नहीं किया। मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की कि इस तरह से करेंगे बेटे, आराम आराम से, आराम आराम से। जस्ट प्लीज फाइंड आउट, इफ आई सी 416.66, यू नो 416
0.66 into 80%. If I do 80%, that comes to 333.28. So I have written 333.32. It means this is the cost of sales for those number of units which are being sold, and then I can calculate the profit, and I have calculated the profit, and then I can also calculate the value of the closing stock, because 20 units, 20 kgs are still in my closing stock, and I have already bifurcated the cost for the closing stock. I can say 416, 0.66 into 20%, that comes to 83.32, एंड आई हैव रिटन 83.32. मैंने राउंड ऑफ कर दिया दोस्तों, आराम से करना है. देखिए रटना कुछ भी नहीं है सर, भूपेश आनंद के लेक्चर में कुछ रटना नहीं है, समझना है. धीरे 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 प्यार से समझना है. थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक, लाइफ में हम F5 को कंप्लीट कर देंगे. सिमिलरली आई हैव डन इट फॉर प्रोडक्ट नंबर बी. ना अभी मैं यहाँ पर डिसीजन नहीं ले रहा कि अभी बेचना है या बाद में बेचना है, ये डिसीजन ले ही नहीं रहा. वो तो लेक्चर नंबर 13 से देखेंगे, अभी तो लेक्चर 12 है. अभी तो खाली ये देख रहे हैं कि जॉइंट कॉस्ट को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग मेथड से. अब बेटे थर्ड मेथड है नेट रिलायबल वैल्यू. आई थिंक आप नेट रिलायबल वैल्यू से आप कर सकते हैं, आपको लॉजिकली पता चल गया. 11A 11B में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय नेट रिलायबल वैल्यू, एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट इट. तो मैं भूपेश आनंद टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 8 में आ रहा हूँ. आप सभी प्यारे हैं, मैं आपका हूं, और आप सभी इस समय मेरे साथ साथ आगे चल रहे हैं. हम सब इस समय टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 8 में आ चुके हैं दोस्त. मैं अभी आपके सामने आई विल बी डूइंग दिस, बट माई रिक्वेस्ट टू यू विल बी, देखिए ऐसा है, आंसर तो दिया ही होता है, एग्जाम किट में भी दिया होता है, फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं. इट मीन्स आंसर से कुछ नहीं होने वाला. आप किस बेसिक कंसेप्ट से, बेसिक लॉजिक से, बेसिक फाउंडेशन से, आपको लिखने की टेक्निक कितनी है, आप कितना लिखा, आपने ओरली कितना किया, कैलकुलेटर से कैसे किया, दैट मैटर्स. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8. आइए, इजी है, प्यार से देखते हैं, पढ़ते हैं. द फॉलोइंग इज रेलेवेंट फॉर अ प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर पीरियड 1. बेटा ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये पीरियड 1 है, मतलब एक प्रोसेस हुआ, बिकॉज जॉइंट कॉस्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द प्रोसेस कॉस्टिंग. तो प्रोसेस हुआ, उसमें मटेरियल कॉस्ट लगी, लेबर लगी, ओवरहेड्स लगे, और ये कॉस्ट आ गई, और ये टोटल जॉइंट कॉस्ट है इस पर्टिकुलर प्रोसेस नंबर 1 की. आराम से देखिए, रीडिंग क्वेश्चन एक अलग से आर्ट है. सेक्शन सी तभी होगा जब आपको रीड करना आता होगा. तो मैंने यहां पे लिखा, आई हैव रेड दैट द फॉलोइंग इज द रेलेवेंट फॉर अ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ पीरियड नंबर ए. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज दिस मच, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज दिस मच, ओवरहेड इज दिस मच, टोटल कॉस्ट इज दिस मच. द प्रोसेस प्रोड्यूसेस, वो कहता है वो जो प्रोसेस 1 है वो जॉइंट प्रोडक्ट्स ए एंड बी बनाता है. 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स बने, ठीक है सर, विच आर देन सोल्ड एट प्राइस गिवन बिलो. जो जैसे ही बने वहीं बेच दिए, स्प्लिट ऑफ पॉइंट में ही बेच दिए, क्योंकि अभी आपको डिसाइड ही नहीं करना कहां बेचना है. अभी तो खाली हम कैलकुलेशन से फाउंडेशन क्लियर कर रहे हैं. द आउटपुट फिगर रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस. प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, आउटपुट हुई जी ए की 2000 और बी की 8000. एक यूनिट को आप बेच सकते हैं $5 पर में. जस्ट दे हैव गिवन दैट दिस कैन बी सोल्ड एट $5 पर एंड दिस कैन बी सोल्ड एट $2.50. और यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि हाउ मेनी यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड. तो मैं अज्यूम करूंगा दैट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, एंड आई विल ऑल्सो अज्यूम दैट the number of raw material required for producing 1 unit for product number A is equal to number of units of raw material required for producing 1 unit of product number B. कुछ बातें अज्यूम की जाती हैं. मैंने कहा यहां पर 2 assumptions हैं. पहला, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड.
तो चक्कर खत्म हो गया जी क्लोजिंग स्टॉक का। हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखा था कि वहां पर क्लोजिंग स्टॉक था तो थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता था। एक बच्चे को नींद आ रही थी, होगा तो ये अच्छा है कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। when number of units produced are only given or sold are or just number of units given, so I will assume that produced is equal to sold, there is no need to bifurcate it. Very right, very okay. But the point is whenever they are different, so उस समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और देखेंगे, आप बताइए जी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह, ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के दिखाओ, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, और आप सेल्स जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना मार्केट वैल्यू पे, दैट इज सेल्स वैल्यू पे, और प्रोडक्शन यूनिट्स पे। अब आपको आई थिंक लेक्चर 11A, लेक्चर 11B और अभी तक जो मैंने बताया लेक्चर 12 में, यू मस्ट हैव बीन क्लियर विद द कंसेप्ट दैट जॉइंट कॉस्ट कैन बी अपोर्शन्ड बाय डिफरेंट मेथड्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स विच जनरली F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पीपल दे फॉलो इज इन रिगार्ड टू सेल्स वैल्यू, इज इन रिगार्ड टू प्रोडक्शन यूनिट्स, एंड इट इज इन रिगार्ड टू नेट रिलायजेबल वैल्यू। आइए आराम से, मैं चाहता हूं कि आप एक बार क्वेश्चन को और गो थ्रू हो जाएं, पढ़ लें। ठीक है जी, आराम से। मैंने इसका बड़ा ब्यूटीफुल एक अच्छा सा चित्र बनाया। आई प्रिपेयर्ड अ फ्लो चार्ट फॉर दैट, आई प्रिपेयर्ड अ वर्किंग नोट फॉर दैट। मैंने जल्दबाजी नहीं की, बस को ऐसे 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 करके नहीं यार, प्यार किया तो पूरा यार। आइए पहले हम थोड़ा सा आराम से उस चीज़ों को लिखेंगे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप सभी के सभी एक फ्लो चार्ट बनाएं। दिस इज प्रोसेस नंबर 1। इसमें मटेरियल इनकर हुआ, लेबर हुआ, ओवरहेड्स हुआ, 10, 5, 3, 18। इसका मतलब जॉइंट कॉस्ट आ गई $18,000 की। अच्छा, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, एक प्रोडक्ट नंबर ए बना और दूसरा प्रोडक्ट नंबर बी बना। 2000 किलोग्राम्स ए के बने, 8000 किलोग्राम्स बी के बने। और यहाँ पे गिवन नहीं है सोल्ड कितना, तो मैं मानूंगा कि प्रोड्यूस और सोल्ड बराबर है। सेलिंग प्राइस यहाँ पर है $5 का और यहाँ पर है सेलिंग प्राइस $2.50 का। मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट का सेलिंग प्राइस गिवन है। फर्दर प्रोसेसिंग ना तो कॉस्ट गिवन है ना उसकी सेल्स वैल्यू गिवन है। आई एम ओनली गिवन द सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड आई एम अज्यूमिंग दैट दोज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आर इक्वल टू सोल्ड। I have to just calculate the profitability statement, but in that case, joint cost is to be apportioned either firstly as per production method and secondly as per sales value. इतना easy है कि मैं बता नहीं सकता, मुझे शर्म आ रही करते हुए। बेटे वर्किंग नोट आप बनाएं। इस वर्किंग नोट को बनाते बनाते ही आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा कि करना क्या है। मैंने पूरा क्वेश्चन इस चार्ट में लिख दिया कि 18,000 की कॉस्ट है, ये यूनिट्स हैं, ये सेल्स वैल्यू है, ये 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है मार्केट वैल्यू और दूसरा मेथड है प्रोडक्शन यूनिट्स। आइए बेटे, कैप्लन का आंसर नहीं देखना, हम खुद करेंगे। मैंने अपने आप सॉल्व करने की कोशिश की, अपने आप आपको डायग्रामेटिकली बताया। उन्होंने कर तो दिया है, आंसर सेम आएगा, समझ नहीं आएगा। तो ऊपर लिखिए सभी लिखिए बेटे, कमर सीधी देखिए। और 5 मिनट का लेक्चर है गया। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हेडिंग लिखिए, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। सेल्स $10,000 कैसे आया? 2000 किलोग्राम्स $5 के हिसाब से और 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $5, दैट कम्स टू 10,000। एंड सिमिलरली आई हैव कैलकुलेटेड फॉर बी, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी। आई कैन इजिली कैलकुलेट सेल्स फॉर ए एंड बी। जो जीता हुआ सिकंदर, बाकी सब बंदर। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, अपोर्शन कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट। सारी दिक्कत इसी की है, जो बड़ा आसान हो चुका है भूपेश आनंद के लेक्चर के बाद, कि वो जॉइंट कॉस्ट को अगर हम फिजिकल यूनिट्स में बेसिस पे अपोर्शन करने लगे तो कैसे आएगी बेटे? 18,000 की टोटल कॉस्ट है जॉइंट कॉस्ट। ये बात तो आपको लॉजिकली क्लियर है, ठीक है सर। अब आप ये बताइए कि यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हमने? 8,000 वो बनाए, 2,000 वो बनाए, 8,000 ये बनाए, तो 10,000। तो बेटे 18,000 को 10,000 से भाग कर दिया। इसका मतलब एक यूनिट के ऊपर या 1 किलोग्राम के ऊपर $1.8 की लागत आ रही है। $1.8 इज द कॉस्ट। तो आप क्या लगता है यार, मेरे को तो शर्म आती है। 2,000 यूनिट्स हैं या 2,000 किलोग्राम है, तो आई हैव कैलकुलेटेड द जॉइंट कॉस्ट अपॉर्चनमेंट फॉर प्रोडक्ट नंबर ए एंड देन आई डिड इट फॉर प्रोडक्ट नंबर बी। A 10,000 minus 3,600, that comes to 6,400। आराम से नेट प्रॉफिट
is $6,400 for product number A, and 5,600 is for product number B. Easy है. अब मैं इसी को करने जा रहा हूं. इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, इफ आई वॉन्ट टू अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू बेसिस पे. ठीक है जी. तो सेल्स तो सेम ही रहेगी, ए की भी सेम उसकी. अब आप बताइए सेल्स वैल्यू तो सिंपल ही है, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड बराबर हैं. तो बेटे ये रेशो आ भी गई 10,000:20,000. इसका मतलब 18,000 को 1:2 की रेशो में डिवाइड कर दो. तो ये आ गया जी 6,000 और 12,000. ये आ गया जी प्रॉफिट, ये आ गया जी कॉस्ट. मैंने कहा ना मुश्किल था नहीं यार, हमने उसको इजी बना दिया. रहा होगा मुश्किल पर हमने फिर भी उसको इजी बना दिया. तो आप प्लीज अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा. खाली कॉपी पेस्ट करने के लिए आप नहीं आए इस दुनिया में यार. फर्स्ट अटेम्प्ट में F5 क्लियर करना है, मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी करके दिखाएंगे स्किल लेवल में. आप सभी मेरी बातों को ध्यान से फॉलो करेंगे और आप अच्छी तरह से करेंगे, मुझे ऐसे ही पूरी उम्मीद है बेटा. मिलते हैं लेक्चर 13 में, एंड इन लेक्चर 13 आई विल बी डिस्कसिंग विथ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन. ठीक है. अच्छा, मैंने क्या किया फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में, क्योंकि आपको ये बताना है कि भाई मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचूं या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचूं, तो थोड़ा सा मैंने हल्का सा दोबारा से जॉइंट प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी और ब्रीफिंग देने की कोशिश की है ना. तो कोई घबराना नहीं, आपने पूरा लेक्चर देखना है, सुनना है, ध्यान से समझना है. मिलते हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.